नमस्कार साथियों, इस अंक में मैं हूं अंकुल पटेल। साथियों, आज मैं बात करूंगा भारत के कूटनीतिक विजय की। 2020 में गलवान घाटी पे भारतीय और चीनी सेना के बीच जो झड़प हुई थी, उसके बाद दोनों देशों के बीच काफ़ी तनाव था। और ये तनाव इस कदर था कि उधर से चाइना और इधर से भारतीय फ़ौज ने अपने जो डिफेंस सिस्टम को वहाँ पे जमा के रखा था। एक भारी सैनिक का जमावड़ा था वहाँ पे और स्थिति काफ़ी चिंताजनक थी। युद्ध की आशंकाएं लगाई जा रही थी भारतीय मीडिया में। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं कि जो झड़प हुई थी गलवान घाटी पे, वो चाइना की तरफ से हुई थी, क्योंकि जो चाइना ने पेट्रोलिंग लाइन यानी कि जो जीरो लाइन होती है एलओसी को क्रॉस करके और भारतीय क्षेत्र में आकर के जो है अपना अतिक्रमण शुरू कर दिया था। इसके बाद भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और जिस प्रकार से आपने वीडियोज़ में देखे होंगे, भारतीय सैनिकों ने अपने जज्बे को जिस प्रकार से दिखाया वहाँ पे, उससे चीनी सेना पस्त हुई। लेकिन इस घटना का, इस इंसिडेंट का जो भारतीय मीडिया पे जो चर्चाएं हुई और ख़ास करके भारत का जो भारतीय जो विपक्षी पार्टियां हैं जो भारत की में, इन्होंने जिस प्रकार से इस इंसिडेंट का, इस घटना का जिस प्रकार से मजाक उड़ाया और भारतीय सेना पे तरह तरह के आरोप लगाए, सरकार को घेरने के साथ साथ उन्होंने जिस प्रकार से आपत्तिजनक टिप्पणियां की, और कई तो ऐसे लीडर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने ये तक कहा कि भारतीय सेना भारतीय ज़मीन पर चीनी सेना आकर के कब्जे करके बैठ गई है, और इस बात का दावा कर रहे थे कि भारतीय उनको वहाँ जाने का यदि मौका मिले तो वहाँ वो देख के आएंगे। हालांकि ये सारी जो है सिक्योरिटी का मसला होता है, ऐसे किसी नेता की बयानबाजी से जो है वहाँ पे किसी को अलाउ नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक सामान्य सी बात थी कि हमें जहाँ पर अपनी सेना को सपोर्ट करना था, अपने डिफेंस सिस्टम को सिक्योर करने वाली बातें करनी थी, उनकी ऊर्जा और उनके हौसले को बुलंद करना था, वहाँ पर हमारे ही अपने कुछ जो लोग थे, जो राजनीति में अपने आप को बहुत बड़ा सरोकार मानते हैं, वो हमारी सेना के खिलाफ ऐसी बयानबाजी कर रहे थे। इसमें बड़े बड़े नेता हैं, कोई छोटे मोटे लीडर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और खुले मंचों से उन्होंने इस बात को एक बार नहीं कई बार रिपीट किया है। बहरहाल, भारतीय प्रधानमंत्री पर भी कई प्रकार के आरोप लगाए कि दुनिया में हर जगह वो जाते हैं लेकिन चीन के मुद्दे पे वो कुछ नहीं बोलते हैं, चुप थे। आज 4 साल के बाद जब उनकी चुप्पी ने दिखाया है कि वो चुप क्यों थे, वो उस पर वर्क कर रहे थे। और जो होता है, सरकार में बैठे हुए जो व्यक्ति होते हैं जो वर्क आउट करते हैं, वो ऑल टाइम पब्लिक प्लेस पे या पब्लिक प्लेटफॉर्म में वो नहीं रख सकते, क्योंकि कुछ निजता का भी मामला होता है उनके। लेकिन अभी जो सामने ब्रिक्स बैठक के बाद जो स्थिति बहरहाल हुई है, जो सेना ने स्पष्ट किया है कि वापस जो है दोनों देशों की जो सेनाएं हैं अपने पुरानी पोजीशन यानी 2020 के पहले वाली पोजीशन पे जा रहे हैं। और जो भी वहाँ पे चाइना ने अतिक्रमण, जो चाइना ने अपने टेंट तंबू जो स्टार्ट किया था लगाना या लगा लिया था उसने हटा लिए हैं। वीडियोज़ में भी हमने देखे हैं कि उनके टैंक्स लेकर के वापस अपने पुरानी पोजीशंस पे जा रहे हैं। ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय है। और भारत ने जिस प्रकार से चाइना पे प्रेशर डाला है, क्योंकि चाइना एक ड्रैगन की तरह हर कंट्री को कब्जाना, धमकाना उसकी एक फितरत बन चुकी है। और ख़ास करके दक्षिण साउथ सी पे जो उसने जो है फिलीपींस और जो छोटी मोटी कंट्रियां हैं, इंडोनेशिया हो गया, यहाँ पे जो उसने अपना जज्बा बिखेरने का प्रयास किया था। लेकिन भारत के सामने जब उसने वही कोशिश किया तो भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत ने ये बता दिया कि ये भारत जो है 1962 का भारत नहीं है, ये 2024 का भारत है। यदि आप कुछ ऐसा करते हो तो इसका रिट्रीट जवाब होगा और बहुत ख़तरनाक होगा, वो भयानक होगा। क्योंकि यदि हम भारतीय सैन्य क्षमता और चाइना की सैन्य क्षमता की हम बात करें तो ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ 10-20 का ही फ़र्क हो सकता है। लेकिन जज्बे में भारतीय सेना उससे कहीं ज़्यादा आगे है। अभी जो कूटनीतिक विजय हुई है, इसके पीछे किसका हाथ है, किन किन देशों ने इसमें अपना अहम रोल निभाया है, यह तो जो है डिफेंस वाले ही जो एक्सपर्ट हैं वही जाने। लेकिन एक अहम विषय ज़रूर था इस बात को लेकर के कि ब्रिक्स की बैठक के टाइम में न्यूज आया है। इसका मतलब है कि ब्रिक्स की जो बैठक हुई है उसमें रसिया ने जो होस्ट किया, और रसिया के भी इसमें मध्यस्थता की बड़ी भूमिका सामने आ रही है, जो कि ये दुनिया के लिए भी गुड न्यूज़ है। क्योंकि भारत और चाइना के बीच जो हमारा सबसे बड़ा सीमा है और दुनिया का यह सबसे विवादित सीमा भी है, तो यदि ऐसी स्थिति, ऐसे समझौते, यदि ऐसे संधि होते हैं तो निश्चित रूप से यह सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में देंगे। लेकिन
चाइना जो कि 1949 में ही तिब्बत पर आकर के बैठ गया था और तब से अब तक हमारे लिए सरदर्द बन कर के रखा है। कि ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई संधि पे भारत को या भारतीय सेना को तुरंत यकीन करना चाहिए। मुझे लग रहा है ऐसा करना जल्दबाजी होगा, क्योंकि चाइना की जो आदत है उस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। वह कभी भी पलट सकता है, कभी भी अपनी गिरी हुई हरकतों पे वापस आ सकता है। लेकिन ठीक है, समझौते के हिसाब से जो भी एग्रीमेंट भारतीय सेना और उनकी बीच हुआ है वह फॉलो करना चाहिए, लेकिन हमें एक्टिव रहना चाहिए। हमें पूरी तरह से चाइना पे एक तरफा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास का खामियाजा हम पहले भी भुगत चुके हैं। हमारा अक्साई चीन में एक बहुत बड़ा हिस्सा चाइना के कब्जे में है। इसके अलावा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन बॉर्डरों पे भी जो है चाइनीज़ सेना जो है समय समय पे छुटपुट घटनाएं करती रहती है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए और ख़ास करके हमारी सरकार से यह भी गुजारिश होगी कि जो बॉर्डर लाइन पे जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो डिफेंस हेलीपैड बनाने के हों या चाहे रोड डेवलपमेंट करने का हो, टर्मिनल बनाने का हो, ये सारी चीज़ें भारतीय सरकार को उसी गति से कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम यदि ऐसा कुछ होता है तो सेना को जो है वहाँ तक पहुँचने में अपनी सैन्य जो सामग्रियाँ हैं या जो भी टैंक वगैरह ले जाने की व्यवस्था है वो आसानी से हो सके, क्योंकि रोड रहेगी तो स्वाभाविक है कि आवागमन ईजिली हो पाएगा। इसके बाद दुनिया में जो इस घटना की चर्चा एक बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय के रूप में हो रही है, जो कि हम भारतीयों के लिए खुशी की बात है कि आज पूरी दुनिया भारत की रिस्पेक्ट कर रहा है और भारत जो इंटरनेशनल फोरम में बोलता है उस पर सबको ट्रस्ट हो रहा है। और अभी ब्रिक्स के जो 4 फाउंडिंग कंट्रीज थे जो कि रसिया के कजान शहर में मीटिंग में आए और उसके 4 नई मेंबर्स जो हैं इसमें शामिल हुए। इसके साथ साथ जो है 25 कंट्रीज़ ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। सो एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजिक है, क्योंकि इसमें रसिया, चाइना और यदि इंडिया तीनों एक साथ आते हैं तो निश्चित रूप से, चाइना को तो मैं नहीं कह सकता, बट इंडिया और रसिया यदि साथ में रहते हैं तो एक अच्छा लीडरशिप दुनिया को दे सकते हैं। क्योंकि यूएन के पास 125 कंट्रीज अभी हैं, लेकिन वो जो है उससे कहीं ना कहीं पे सेटिस्फाई नहीं है। उनके अंदर ही एक झिझक है, क्योंकि 1945 में यूएन का गठन हुआ था और इसका उद्देश्य था कि डेवलपिंग कंट्री को और जो गरीब देश हैं उन सबको विकास के बराबर आयाम पर लाना और युद्ध को रोकना, शांति स्थापित करना। क्या युद्ध रुका? नहीं रुका कभी। अभी जो है 2 साल से रसिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रही है। इसके साथ साथ जो है इजराइल पर जो चारों ओर से घिरा हुआ है मुस्लिम कंट्रियों से, वहाँ पर भी जो है जो काफ़ी टाइम से युद्ध चल रहा है। कभी हमास हमला करता, कभी हिजबुल्लाह के गुर्गे वहाँ पर हमला करते हैं, कभी तूती जो है विद्रोही गुट उन पे हमला करता है। तो क्या यूएन कोई ऐसा एक्शन लेता है? इस पर नहीं लेता है। सिर्फ यूएन को फंडिंग चाहिए होता है और वो फंडिंग के लिए अपने प्रोग्राम्स टाइम पे करता रहता है। कभी कभी वो ये स्टेटमेंट अपने फॉरवर्ड करते हैं, बट स्टेटमेंट देने से शांति नहीं आएगी। शांति के लिए हमें कोई पहल करनी पड़ेगी। और ब्रिक्स की उम्मीदें, ब्रिक्स से लेकर के जो दुनिया की उम्मीदें हैं, ये एक चर्चा का विषय है। लेकिन भारतीय जो कूटनीति की जो विजय हुई है ये वाकई में सराहनीय है, क्योंकि हमने दुनिया के ड्रैगन को अपने सामने झुकाया है, क्योंकि वो किसी के सामने नहीं झुकता। अब ये साफ़ हो चुका है कि यदि वो झुक सकता है तो भारत के सामने, भारतीय प्रधानमंत्री की कार्यशैली और उनके जज्बे के सामने ही वो झुक सकता है और किसी के सामने नहीं झुक सकता। इस अंक में बस इतना ही। यदि कोई आपकी नई प्रतिक्रिया है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।